आपको 3 महीने की ट्रेनिंग मिलती है बिफोर being a part of any airline. So as you go through those 3 months, you realize that there's a lot that you do not know about the aircraft that you've been traveling in. पहली 3 या 6 फ्लाइट्स होती है उसमें आप ट्रेनी ही रहते हैं। तो वो जब आपका चेक होता है तो उस पर जो लीड क्रू होता है, फिर जो कैबिन सुपरवाइजर होता है, वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आपको जो मेजर चैलेंजेस आएंगे वो ट्रेनिंग में आएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। बट अब आपको कभी भी बुला लिया जाएगा। अब आपको महीने के शुरू में बता दिया जाएगा कि आपको अगले 5 दिन बाद आपको रात को 1 बजे जाना है। कि जिस दिन आप फ्लाई नहीं कर रहे होते उस दिन आपका मन कर रहा होता है कि मैं काम पर कब जाऊंगा, दोबारा कब से मेरी फ्लाइट्स लगनी शुरू होंगी, मैं फिर से अपने 4-5 क्रू के फ्रेंड्स के साथ होऊंगा। So then you start looking forward to it. So that is one of the smooth phases when you enjoy meeting strangers and interacting with them and helping. So there's one more thing about this profession that is a very good part, that you will get a lot of time at home or to yourself. मैंने तो उसका ऑपोजिट सुना है कि इसमें टाइम ही नहीं मिलता है, ना आपके पास में पेरेंट्स के साथ टाइम है ना खुद के साथ। So what are the soft skills and the technical skills are required in this profession, you know, कि आपको ये चीजें रहेंगी तभी आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। One of the things, of course, is going to be communication. The second thing, within the soft skills, I believe, as good as you are with service or even as good as you are with other people, it is always going to be a plus point. क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा when you're traveling by a flight, so there could be somebody who's rude to you as a crew कि आपने पानी के लिए बोला, so they just said नहीं सर हम लैंड करने वाले हैं, या फिर you can see कि किसी को जरूरत है बट उसके पास नहीं है तो उसने कोशिश भी नहीं करी। But just that one small thing makes a difference. अगर मैंने पानी के लिए मांगा and we are about to land and the crew comes up to me and tells me कि सर हम लैंड करने वाले, बट जैसे ही हम लैंड कर जाएंगे I'll make sure that you get your glass of water. तो भले ही लैंडिंग के बाद वो इंसान 5-10 मिनट लेट भी आए, बट मेरे को यही जानकर अच्छा लगेगा that he took it as his personal responsibility. तो अगर आप में ये वाली चीज है, so then I think it's gonna be a huge benefit in the field. As for the technical part, आपको 3 महीने की ट्रेनिंग मिलती है before being a part of any airline. If you're a fresher, you get trained for 3 months, and within those 3 months, the airline tells you कि उनके सर्विस प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन से आप एयरक्राफ्ट पे फ्लाई कर रहे हो, एंड आपको उस एयरक्राफ्ट के बारे में सारी टेक्निकल नॉलेज मिलती है कि उस एयरक्राफ्ट के पॉसिबल एस्केप रूट्स क्या हैं, उस एयरक्राफ्ट में जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है वो कहाँ पर हैं, उनको यूज कैसे करना है। So as you go through those 3 months, you realize that there's a lot that you do not know about the aircraft that you've been traveling in as a passenger. उसके बाद आपको पता चलता है कि इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। So yes, ये आपको धीरे-धीरे आता है। फर्स्ट डे एज अ कैबिन क्रू, यू नो, कि कैसा लगा था जब आपका फर्स्ट डे था? तो After I completed my training, I still remember the first day I was with so आपका जो पहला दिन होता है on the job, that is supposed to आप अभी ट्रेनिंग से आए होते हैं, तो पहले आपका एक चेक लिया जाता है for 3 flights or 6 flights depending on the airline. उसके बाद आपको रेगुलर फ्लाइट्स मिलती हैं जिसमें आप एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करते हो। वो जो आपकी पहली 3 या 6 फ्लाइट्स होती है उसमें आप ट्रेनी ही रहते हो। तो वो जब आपका चेक होता है तो उस पर जो लीड क्रू होता है, फिर जो कैबिन सुपरवाइजर होता है, वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो मैं उस फ्लाइट पे जब गया था तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, बट मतलब मैं अपनी नॉलेज को लेकर कॉन्फिडेंट था, बट मैं इस चीज को लेकर नर्वस था कि अगर मेरे से कोई ऑन द स्पॉट कोई हैंड्स ऑन सवाल पूछ लिया या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसका जवाब मेरे पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फॉर्चुनेटली द पर्सन हु वाज विद मी, द सीनियर, he was so nice and he was so polite कि उन्होंने मेरे को काफी कंफर्टेबली उन्होंने बोला that the only thing that you need to do is you need to look around, और तुम्हारे मन में जो भी सवाल आता है तुम मेरे से पूछना कि इस चीज को क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं। और उन्होंने बोला कि लास्ट के 15 मिनट में मैं तुमसे बात करूंगा, तब तक तुम अपने सवाल तैयार कर लो और मैं तुमसे जितने भी सवाल पूछने मैं तुमसे वो सवाल पूछूंगा। तो वो जो लास्ट का 15 मिनट्स का इंटरेक्शन था उसमें मेरे को याद है कि मेरे
90% डाउट्स क्लियर हो गए थे। और फिर जब उन्होंने सवाल पूछे तो मेरी जितनी भी नॉलेज थी उसमें जहां जहां पर लैप्स था, कोई चीज मैंने उनको आधी बताई हो या कोई चीज मेरे को पूरी याद ही ना रही हो, तो वो सारे के सारे लैप्सेस उन्होंने कवर करवा दिए थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट डे। अच्छा, so what are the challenges you have faced? Like कुछ तो भी दिक्कतें आई ही होंगी, तो अगर एक आइडिया देना चाहें आप कि ये challenges you will also face. The major challenges come to you so once you become a cabin crew, उसके बाद it's up to you कि आप कितना और कैसे सीखते हो और कितनी जल्दी सीखते हो। आपको जो मेजर चैलेंजेस आएंगे वो ट्रेनिंग में आएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। लाइक व्हेन यू आर इन कॉलेज एंड इवन व्हेन यू आर आउट ऑफ कॉलेज, सो आपका एक शेड्यूल होता है कि मेरे को सुबह 9 बजे कॉलेज जाना है, मेरे को शाम को 5 बजे वापस आना है, मेरे को खेलने जाना है, ये करना वो करना है। वंस यू बिकम अ कैबिन क्रू तो आपको सुबह 7 या 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा टू रिपोर्ट फॉर योर ट्रेनिंग्स, और वो शाम तक चलेगा। 9 से 10 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होगी इंक्लूडिंग योर लंच ब्रेक। उसके बाद आप घर आओगे एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। एंड इवन दो दैट इज अ शेड्यूल, तो ये जो ट्रांजिशन आएगा ना ट्रेनिंग के एकदम बाद ऑफ द फ्लाइंग, क्योंकि अब तक आप सुबह उठ रहे थे और रात को सो रहे थे, बट अब आपको कभी भी बुला लिया जाएगा। अब आपको महीने के शुरू में बता दिया जाएगा कि आपको अगले 5 दिन बाद आपको रात को 1 बजे जाना है, और आप पूरी रात फ्लाइट पर होगे। आप सुबह घर आओगे तो आपको सुबह सोने को मिलेगा। एक तो वो ट्रांजिशन बहुत बड़ा चैलेंज है। And then the second challenge is because if you're not into the technical know-how, मतलब अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है टेक्निकलिटीज में, तो हो सकता है कि ट्रेनिंग में आपको एक चैलेंज लगे, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जो चीजें बताई जाएंगी, अगर आपने स्कूल में साइंस इस हिसाब से पढ़ी थी 10th तक कि आप फिजिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स बता पाते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करती है, व्हाट एग्जैक्टली इज थ्रस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रैग। तो ये जो कुछ फोर्सेस होती हैं फिजिक्स में, जैसे थ्रस्ट इज बेसिकली द फोर्स दैट इज गोना पुश एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, ड्रैग इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट फेसेस। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपके इफ यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। लेकिन अगर आपको टेक्निकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना चाहते, तो nobody will tell you that don't do it. They will just ask you to make an attempt and they'll wait till the time you can do it. Okay. तो आपके लिए कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था जब आपने स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग हो रहा था, वो पीरियड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? जब आप एक सीनियर कैबिन क्रू बन गए, वो वाला स्टेज डिफिकल्ट था क्या? कौन सा स्टेज बेसिकली आपके लिए स्मूथ गया और आपके लिए कौन सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गया? मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज वही वाला था जो ट्रांजिशन वाला था। जब मैं कैबिन क्रू फ्लाई कर रहा था इतने टाइम से, और फिर जब मेरे को वेट करना था कि यार अब मैं सीनियर कैबिन क्रू बन जाऊंगा, तो उसके बाद जब मैं सीनियर कैबिन क्रू बन गया और उसके बाद जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई कि अब ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ऑल्दो आप सेम काम कर रहे हो, आपके पास बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिजिकल हार्ड वर्क करना है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप इट आउट और राइट इट, या फिर आपको फ्लाइट के बाद एक रिपोर्ट फॉर्म भरना होगा। बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और आपको सबका ध्यान रखना है, क्योंकि अब अगर आप सीनियर कैबिन क्रू हो एक फ्लाइट पे, आप उस फ्लाइट को लीड कर रहे हो, तो बाकी सारे के सारे जितने भी क्रू हैं they will all report to you if there is anything noticeable on the flight. अगर किसी पैसेंजर को पानी चाहिए था और पानी नहीं मिला, तो ये भी वो आपको आकर बताएंगे। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि ये पहले भी होता था और पहले आप उनके शूज में थे, सो यू नो दैट दे हैव डेल्ट विद इट। The only thing that I was scared of was कि अब मैं फिर से दोबारा वहीं पहुंच गया था जहां पर मैंने इनिशियली शुरू करा था, जहां पे मेरे को नॉलेज सारी थी, बट अब मेरे मन में फिर से वही डाउट था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं। तो दैट वाज वन ऑफ द इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट फेज, बट यस इट वाज वेयर आई वाज नर्वस ऑल ओवर अगेन। मेरे को ऐसे लग रहा था कि फिर से पहला दिन है आज। So that was one thing, and the smoothest phase is
अगर आप 3 महीने फ्लाई कर लो, उसके बाद अगर आपको कोई नया चेहरा भी मतलब आपको हर दिन नए लोगों से मिलना है, द पैसेंजर्स आर गोइंग टू बी न्यू पीपल एवरी डे, तो उसके बाद आप अचानक से आपको रियलाइज भी नहीं होता, बट आप इतना यूज्ड टू हो जाते हो इस चीज के कि जिस दिन आप फ्लाई नहीं कर रहे होते उस दिन आपका मन कर रहा होता है कि मैं काम पर कब जाऊंगा, दोबारा कब से मेरी फ्लाइट्स लगनी शुरू होंगी, मैं फिर से अपने 4-5 क्रू के फ्रेंड्स के साथ होऊंगा. So then you start looking forward to it. So that is one of the smooth phases when you enjoy meeting strangers and interacting with them and helping everybody. So yes. Okay. So like you said कि if someone start enjoying these things तो बहुत ही अच्छी बात है. But अगर सोचते हैं for example कि अगर कोई इस फील्ड में आ गया है, उन्होंने 3 महीने अपने ट्रेनिंग के दे दिए हैं, एज ए कैबिन जॉब भी कर लिया है, बट स्टिल उनका मन नहीं लग रहा है, तो इज देयर एनी अदर थिंग व्हिच दे कैन डू इन दिस फील्ड ओनली? In this field, I'll be very honest about it. They can look for other airlines. क्योंकि अगर आपको so once you start as a cabin crew, you get licensed for it. जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब आप एक बार वो लाइसेंस ऑब्टेन कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए स्विच करना आसान है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितनी भी एयरलाइंस हायर कर रही होंगी, दैट इज द लाइसेंस दैट दे आर गोना आस्क यू फॉर, कि आपके पास कैबिन क्रू लाइसेंस है तो आप इंटरव्यू के लिए आइए. तो वो अगर कोई एक्सपीरियंस के लिए देख रहा है तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे आर गोना सीक आउट. तो स्विचिंग इज द इजी पार्ट. लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके बाद whatever you start from, अगर आप there's one more thing about this profession that is a very good part, that you will get a lot of time in between at home or to yourself. So a lot of people that I have known, a lot of people that I've worked with, including myself, you can do your अदर थिंग्स. जैसे अगर आपको कोई और डिग्री परस्यू करनी है, आपको एग्जाम्स परस्यू करना है, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज के लिए कुछ और पढ़ना है, तो आपको उन चीज़ों के लिए बहुत टाइम मिलेगा. आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट एन MBA, दे हैव डन इट व्हाइल बीइंग इन द जॉब. बट मैंने तो उसका ऑपोजिट सुना है कि इसमें टाइम ही नहीं मिलता है ना, आपके पास में पेरेंट्स के साथ टाइम है स्पेंड करने के लिए, ना खुद के साथ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको वो टाइम बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर दिन फ्लाइट के लिए जा रहे हो और हर दिन वापस आ रहे हो, तो आपका एक शेड्यूल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटोकॉल होता है जिसके लिए आप एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स फ्लाई कर सकते हो विद इन अ गिवन नंबर ऑफ डेज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 5 दिन में आप सिर्फ 20 घंटे के लिए ही एयरक्राफ्ट पे फ्लाई कर सकते हो, so that still leaves us with 60, then 20, so that still gives you 40 hours of nothing, right? So sorry, this is by 12 hours, but yeah, you get the point. So अगर आप उस हिसाब से भी जाते हो तो उसके बाद आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि आप ये सारी की सारी चीजें कर पाओ, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओ, अपनी पर्सनल ग्रोथ को टाइम दे पाओ. The only problem comes when आपको ये लगने लग जाता है कि मेरे को फ्लाई भी करना है, उसके बाद मेरे को दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, मेरे को पार्टी भी करनी है, और फिर उसके बाद अगले दिन मेरे को फिर से फ्लाई करना है, तो फिर आपके पास वो टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसमें आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो जो कि एक टेम्परेरी एंजॉयमेंट में आते हैं. सो दैट इज वे यू वुड नीड टू प्रायोरिटाइज योर टाइम.